आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो वैद्युत धारा होती है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। लास्ट टाइम यही हमारे क्वेश्चन आया था कि वैद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, जबकि सर्किट में तो हम उसकी एक डायरेक्शन दिखाते हैं और एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ये हमको आज स्टडी करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख सकते हैं या आप हेडिंग डाल सकते हैं, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों। लिखिए सभी लोग, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों। ये तो लिख लिया था मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने कि वैद्युत धारा अदिश राशि है, ये लिख दिया था ना। चलिए देखते हैं। देखिए हम क्यों पता लगाना चाहते हैं कि वैद्युत धारा सदिश है या अदिश, क्योंकि जब हमें ये मालूम होगा ना कि वैद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है तो उस क्वांटिटी से डिसाइड होता है कि हम उसका एडिशन कैसे करेंगे, हम उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मतलब हम धारा को आपस में जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, ये डिसाइड होगा जब आपको ये पता लगेगा कि वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। बात समझ आ रही है आपको। तो आप जोड़ घटा सकते हो उनको, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपको ये मालूम होगा कि वैद्युत धारा सदिश है या अदिश है। अब वैद्युत धारा सदिश या अदिश है, इसके लिए हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। आप उस फिगर की मदद से समझने की कोशिश करिए। देखिए बड़ा सिंपल सा फिगर मैं बनाऊंगा, इधर की तरफ हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया यहां से ऐसे एक कंडक्टर है, एक चालक तार, पीछे कहीं से करंट आ रही होगी, पीछे कहां से आ रही है ये सब हम बात नहीं करेंगे। मान लिया कि करंट कहीं से आ रही है, यहां से ऐसे करंट आ रही है और हमने मान लिया कि ये कितनी करंट आ रही है, 10 एम्पियर। आप चाहें तो केवल ए लिख सकते हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए होता है। तो यहां से कितनी करंट आ रही है, 10 एम्पियर। तो ये भी कितनी करंट है, 10 एम्पियर, ठीक है। एक चीज उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। लास्ट क्लास में हमने आपको एक चीज बताई थी कि करंट को फ्लो होने के लिए कन्वेयर बेल्ट का एक एग्जाम्पल हमने दिया था। करंट को फ्लो होने के लिए कंपलसरी चीज क्या है, दो चीजें। पहली चीज, एक तो वो जो चार्जेस को पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में चला सके, पावर हाउस जनरेटर। दूसरी चीज, चार्ज को चलने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए हमको। याद आया। सो दीज आर द टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके बगैर करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो उसके लिए मैंने एक जो चित्र बनाया हुआ था उसी को मैं ले लेता हूं। ये हमने क्या बनाया था, सोर्स, और यहां पर कोई लोड आप जो चला रहे हैं वो मैंने बना लिया था। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से चार्जेस ऐसे जाते हैं आपके घर तक और फिर यहां से चार्जेस वापस फिर पावर हाउस में जाते हैं। अब अगर मैंने आपको यहां पर खड़ा कर दिया कि यहां पर आप खड़े हो जाइए और काउंट करिए कि कितने चार्ज यहां से जा रहे हैं। आपने काउंट किया कि यहां से 1 सेकंड में 10 चार्ज पास हो रहे हैं, 10 चार्जेस, ठीक है। फिर मैंने बोला अब यहां से हट जाओ, यहां खड़े हो जाओ। अब बताइए यहां से चार्जेस कितने पास हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये काउंटिंग क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप यहां खड़े थे तो पर सेकंड कितने चार्ज पास हो रहे थे, 10 चार्जेस। आपको क्या लगता है अंदर से कि जब यहां पर खड़े होकर आप काउंट करेंगे तो भी क्या पर सेकेंड 10 चार्जेस जा पाएंगे, जबकि ये पंखे को चला के यहां पर आ रहे हैं, उनकी एनर्जी कम हो गई है। पावर हाउस ने इन चार्जेस को एनर्जी दिया, ये चले, बड़ी जोर से चले, एनर्जी लेके, और यहां पर आप खड़े थे, पर सेकेंड 10 चार्जेस आपने काउंट कर लिए।
उसके बाद ये चार्ज आगे बढ़े, पंखे को घुमाया, इनकी एनर्जी खर्च हो गई। अब ये आगे जा रहे हैं। एक बार यहां खड़े किया हमने आपको, तो आपने काउंट किया एज एग्जाम्पल 10 चार्जेस पर सेकेंड। यहां पर जब आप खड़े होंगे तो भी आपकी काउंटिंग में 10 चार्जेस पर सेकेंड आएंगे, 10 चार्जेस पर सेकेंड से कम आएंगे, या 10 चार्जेस पर सेकेंड से ज्यादा हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? प्लीज टेल मी। सोचिए, काउंटिंग उतनी ही रहेगी, उससे थोड़ी कम हो जाएगी, या थोड़ी काउंटिंग बढ़ेगी? क्या हो जाएगा? जल्दी से बोला करिए, इतना देर नहीं लगनी चाहिए आपको। हाँ जी, सबका मन है कि बता दें थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। काउंटिंग उतनी रहेगी। बिल्कुल सही जवाब है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अगर यहां से 1 सेकंड में 10 चार्ज पास होंगे तो इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जा रहे थे, ये इधर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन काउंटिंग कम नहीं हो सकती। काउंटिंग कम क्यों नहीं हो सकती? सोचिए, अगर यहां से 1 सेकंड में 10 चार्ज पास हो रहे हैं और आप अगर ये कहने वाले हो कि काउंटिंग कम हो गई है यहां पर, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने चार्ज पास होने के लिए बोलना चाहते हैं आप? 8, 9, 7, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं। अगर 1 सेकंड में 8 चार्ज यहां से, अब देखो पावर हाउस से आपके घर में कितने चार्ज आ रहे थे? 10 1 सेकंड में, और आपके घर से वापस कितने जा रहे हैं? 8। इसका मतलब 2 चार्ज आपके घर में ही रह गए। तो क्या आपने अपने घर में चार्ज का स्टोर बनाया है क्या? अगर ये 2 चार्ज यहां कहीं रह गए, इसका मतलब है चार्ज स्टोर हो गया यहां पर, क्योंकि चार्ज मर नहीं सकता, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। चार्ज का कंजर्वेशन का लॉ हमने पढ़ा है, संरक्षण नियम, कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना नष्ट कर सकते। तो चार्ज यहां स्टोर तो नहीं हो सकता, हमारे पास कोई स्टोर नहीं है चार्ज का, सर्किट में हमने कोई स्टोर नहीं लगाया, इसलिए चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। तो एक चीज आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि 1 सेकंड में जितने चार्जेस पावर हाउस से आपके घर तक आएंगे, पर सेकंड उतने ही चार्जेस घर से पावर हाउस की ओर भी जाएंगे। और ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? 8 नहीं हो सकते, कितने रहने चाहिए? 10। इसमें भी कौन सा रूल लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आपको शायद याद हो बेटा, अगर क्लास 11th में आपने लिक्विड फ्लो का लेसन पढ़ा, फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह एक लेसन है। द्रवों का प्रवाह लेसन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें एक अविरतता का सिद्धांत पढ़ने को मिलता है आपको, कि अगर एक पाइप में एक सिरे से 1 सेकंड में जितना पानी प्रवेश करता है, पाइप के दूसरे सिरे से 1 सेकंड में उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पाइप के बीच में पानी का कोई स्टोर नहीं है। आप सोचिए ना, अभी मोटर चलती है, यहां से 1 सेकंड में जितना पानी नली के एक सिरे से प्रवेश करेगा, पीछे जाके 1 सेकंड में उतना पानी निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? अगर उतना पानी नहीं निकलता, इसका मतलब बीच में नली में कहीं जमा हो रहा है। जमा करने का तो कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास, तो स्टोर नहीं हो सकता। तो वाटर स्टोर नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि पाइप है, इसमें तो स्टोर बनाया नहीं हमने कोई। सिमिलरली अगर आप चार्ज देख रहे हैं तो पूरा जो सर्किट है, ये पूरा एक सर्किट में 1 सेकंड में जितने चार्जेस आपके घर तक आएंगे पावर हाउस से, पर सेकंड आपके घर से उतने ही चार्जेस पावर हाउस तक जाने पड़ेंगे। और ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यहां से 10 एम्पियर करंट आ रही है, ये 10 एम्पियर करंट आगे चली गई। आप अब पूरा वही कंडक्टर है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यहां 10 एम्पियर थी, मुड़ने में 2 चार्ज यहीं रह गए, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। 10 एम्पियर यहां थी तो 10 एम्पियर यहां पर भी आएगी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गया अब आपको कि चार्ज कम नहीं हो सकता, ये आप बहुत याद रखें। ओके, तो ये 10 एम्पियर करंट इधर से आ रही थी। मैंने क्या किया, एक और कहीं से लेके आए हम, एक और कहीं से हम दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी करंट लेकर आते। ये करंट लेकर आए बाई चांस हम 4 एम्पियर करंट लेकर आए। अब बताइए, अगर यहां पर करंट 4 एम्पियर है, फिर आगे जाके टर्न होके करंट यहां पर आएगी, यहां कितनी करंट आएगी? क्यों? अब आप समझिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, चार्जेस मरेंगे नहीं ऐसे। 4 एम्पियर करंट यहां पर आएगी।
यहां पर हमने दोनों तारों को आपस में क्या कर दिया, छील के उनको आपस में मरोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया, जंक्शन बना दिया। अब इस जंक्शन से हमने एक कंडक्टर और आगे निकाल लिया कि थोड़ी सी करंट जो इधर से आ रही है, थोड़ी सी करंट जो इधर से आ रही है, दोनों करंट यहां मिलेंगी और मिलने के बाद ऐसा आगे निकल जाएंगी। तो ये हमने क्या बना लिया है, ये हमने यहां पर बना लिया है एक जंक्शन। जंक्शन को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, संधि। ठीक है, आप हमेशा याद रखें जंक्शन उस पॉइंट को बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन उस पॉइंट को बोलेंगे जहां कम से कम 3 कंडक्टर एक दूसरे से मिलेंगे। जब बहुत कम मिलेंगे तो 3 कंडक्टर मिलने चाहिए, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर। अगर हम केवल ऐसा बना दें और यहां पर ऐसे कर दें बहुत सारा, तो क्या हम इससे जंक्शन बोलेंगे? This is not the junction in our electrical circuit, because in this point there are only 2 conductors, not 3. केवल 2 कंडक्टर हैं, जबकि जंक्शन में कम से कम कितने मिलने चाहिए, 3, और फिर इससे ज्यादा मिल जाए 4, 5, 10, 15, 20, 25, कुछ भी मिल जाए चलेगा। तो जंक्शन उसको बोलेंगे जहां कम से कम 3 कंडक्टर मिलेंगे, याद रखिए। क्यों? क्योंकि 2 मिलने वाले तो जगह जगह पर मिल जाएंगे। आपको कहां मिल जाएगा, देखो ना, यहां पर ऐसा गोला गोला बना दो, या भी तो एक ही मिल रहा है, तो क्या ये जंक्शन है? जंक्शन तो नहीं है, तो सीधे कंडक्टर था, जंक्शन नहीं है ये। जंक्शन का मतलब समझ आया? अभी आप जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे वहां पर भी जंक्शन के बारे में बात आएगी, तो वहां पर भी हम बात करेंगे इसकी। फिलहाल करंट यहां निकल जाएगी, हमने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। अब देखने की बात यह है कि ये करंट ऊपर से कितनी आ रही है, 10 एम्पियर, नीचे से कितनी करंट आ रही है, और ऊपर से ऐसा 10 एम्पियर आ रही, नीचे से ऐसा 4 एम्पियर। दोनों करंट्स एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत। तो अगर ये सदिश राशि होगी, सदिश राशि, तो थोड़ा सा याद करें। अगर मैं अभी केवल ये ले रहा हूं कि अगर ऐसा होगा, अगर करंट सदिश राशि होगी तो ऊपर से 10 एम्पियर, नीचे से ये 4 एम्पियर, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। सदिश राशियां जब विपरीत दिशा में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आप याद करिए, क्लास 11th में पढ़ा है आपने। हाँ जी, बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं, समझ आ गया? तो ये 10 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है। अगर ये सदिश होगी तो इफ करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस कंडक्टर में कितनी करंट जानी चाहिए, और यहां भी लिखते हैं इफ करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो यहां पर हम लिखेंगे कि अगर सदिश राशि होती तो कितनी आती, यहां लिखेंगे अगर अदिश राशि होती तो कितनी आती। अभी आपने बताया कि 10 एम्पियर ऊपर से आई, 4 एम्पियर नीचे से गई, ऐसा। और अगर यह सदिश होती तो बड़े वाले में छोटे को माइनस कर दीजिए, उतनी करंट आपको कंडक्टर में मिलती। तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 6 एम्पियर। लेकिन 6 एम्पियर कब आती, अगर वैद्युत धारा कैसी राशि होती, सदिश राशि होती। ठीक है, अगर अदिश होगी तो कितनी आएगी, अदिश होगी तो कितनी, अदिश होगी तो दिशा से कोई मतलब ही नहीं है। इधर से 10 एम्पियर आ गई, इधर से 4 एम्पियर आ गए, दोनों जंक्शन पे मिले, टोटल कितनी हो गई, 14 एम्पियर, और वो 14 एम्पियर इधर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने फिगर बनाया है, इसमें जंक्शन के बाद जो ये थर्ड कंडक्टर हमने लगाया है, इसमें अगर करंट 6 एम्पियर जा रही है तो आप क्या समझ जाना कि वैद्युत धारा एक सदिश राशि है। और अगर उस कंडक्टर में 14 एम्पियर करंट जा रही है तो क्या समझ जाना, धारा एक अदिश राशि है। समझ आ रहा है आपको? तो अब ये कैसे पता लगेगा कि 6 एम्पियर जा रही है कि 14 एम्पियर जा रही है? तो हमने बोला हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सा एक काम कर लो, आप एक अमीटर ले आओ। अमीटर आप जानते हो ना, अमीटर इज अ डिवाइस
जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को नाप देता है। गैल्वेनोमीटर ले आओ, गैल्वेनोमीटर भी माप सकता है। तो अमीटर आप ले आओ और अमीटर यहां पर तार काट के लगा दो और फिर अमीटर हमको बता देगा कितनी करंट आ रही है। हम अमीटर को लाए, हमने लगाया और देखकर हम हैरान रह गए कि हमको करंट 6 एम्पियर नहीं मिली, हमको कितनी करंट मिली? 14 एम्पियर मिली, 6 एम्पियर हमको नहीं मिली। अमीटर जो लाके हमने लगाया और जैसे ही लगाया तो साफ हो गई बात, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्लियर हो गई ना सब कुछ? क्या क्लियर हो गया कि करंट कौन सी राशि है? क्यों? क्योंकि अगर वो सदिश राशि होती तो हमने कंडक्टर्स को अपोजिट लगाया था। जंक्शन के बाद तीसरे कंडक्टर में करंट कितनी जानी चाहिए थी? 6 एम्पियर, बट देयर इज नो 6 एम्पियर। द करंट इन द अमीटर इज 14 एम्पियर। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो वैद्युत धारा के पास दिशा होती है कि नहीं होती? वैद्युत धारा के पास डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? बताइए। अरे डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? नहीं होती है। हम तो बोल रहे हैं पहले इधर की तरफ आई है, फिनिश डायरेक्शन पे आ रही है, इधर से ये आई है, फिनिश डायरेक्शन पे आ रही है। प्लीज रिमेंबर, माइंड इट, वैद्युत धारा के पास दिशा होती है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी फिजिक्स का बहुत बड़ी चीज है। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है क्विज जैसे कि बताइए आपकी फिजिक्स में ऐसी कोई राशि है जिसके पास दिशा तो है पर उसके बावजूद भी वो एक अदिश राशि है? इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रख लीजिए, ध्यान रहेगा सभी को। क्लियर? तो बताइए वैद्युत धारा के पास दिशा होती है कि नहीं होती? होती है। फिर से दूसरा क्वेश्चन, वैद्युत धारा एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। इसने हमने सदिश वाला योग करके देखा तो है, उसका पालन नहीं किया इसने, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, ये अदिश योग के नियम का पालन करती है, इसलिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कोई आपसे कि आपकी फिजिक्स में एक ऐसी भौतिक राशि का नाम बताइए जिसके पास दिशा हो लेकिन वो अदिश राशि हो। वैद्युत धारा, सिंपल। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं सारी चीजें अब हम लोग। सबसे पहली चीज क्या नोट करेंगे? वैद्युत धारा में दिशा होती है परंतु फिर भी ये एक अदिश राशि है। लिखिए, वैद्युत धारा जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हो? आई से। तो वैद्युत धारा आई में दिशा, डायरेक्शन होती है परंतु फिर भी यह एक अदिश राशि है। अब इसका कारण कि अदिश राशि क्यों है, तो हमने क्या बताया आपको? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। वैद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह अदिश योग के नियमों
क्योंकि यह अदिश योग के नियमों का पालन करती है। सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। तो ये उसका रीजन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल इसमें और स्टडी करेंगे, इसका नाम है धारा घनत्व। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लें बेटा इसे। नेक्स्ट आर्टिकल बेटा हम यहां पर ले रहे हैं वैद्युत धारा घनत्व। इसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, वैद्युत धारा घनत्व क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हमको समझना है। देखिए, मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। वैसे कंडक्टर जो हमने बनाया है बहुत मोटा बनाया है, इतना मोटा कंडक्टर नहीं होता, पर आपको समझाने के लिए मुझे इतना बनाना पड़ा। कंडक्टर यानी कि चालक तार, और चालक तार तो पूरे पतले पतले होते हैं ना, तो इतना मोटा नहीं होता, पर क्योंकि मैं उसके अंदर की कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ इसे। तो ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया और ये उसका एरिया है। ये उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये अगर चालक तार होता और आपने इसे ऐसा काट दिया बीच में से, आपने इसको ऐसा बीच में से काट दिया, काटने के बाद जो ऐसा एक एरिया आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और मैंने मान लिया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। अगर मैं यहां पर भी एक एरिया ऐसा बनाऊंगा तो इसका एरिया भी कितना होगा, a ही तो रहेगा, क्योंकि पूरा एक समान मोटाई का चालक तार है। इसका एरिया भी a है। अगर मैं यहां पर भी बनाऊंगा तो इसका एरिया भी कितना है, a। ठीक, करंट इसमें एक तरफ से प्रवेश करती है, दूसरे तरफ से कहीं चली जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना दिखाना है कि करंट ऐसे जा रही है। देखो, चालक तार में जो करंट ऐसा फ्लो होती है वो इस तरीके से फ्लो होती है। देखो, बहुत सारे चार्जेस होंगे, एक चार्ज इस लाइन में चल रहा है, दूसरा चार्ज इस लाइन में चलता है, तीसरा इसमें, चौथा, पांचवा, बहुत सारे चार्जेस ऐसा चले जा रहे हैं एक तरफ, और चार्जेस के प्रवाह से ही क्या बनती है, करंट। तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। हमने मान लिया कि टोटल जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, टोटल करंट I फ्लो हो रही है, I। इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। करंट जो होगी वो अनुप्रस्थ काट पर हमेशा लंबवत फ्लो होगी कंडक्टर में। ये भी एक चीज याद रखें, अगर ये कंडक्टर है और इसमें इधर से इधर करंट ऐसा बह रही है तो इस चालक तार का जो भी क्रॉस सेक्शन होगा उस क्रॉस सेक्शन पर बिल्कुल लंबवत ऐसे करंट चलती है, ऐसा तिरछा नहीं जाती कि ये अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ऐसा ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाते, बिल्कुल लंबवत चली जाती है करंट। ठीक है, ओके। हमने टोटल करंट कितनी मान ली, I, कि इस कंडक्टर में टोटल करंट फ्लो हो रही है I, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो आप जानते हैं I अपॉन A को ही हम बोलते हैं धारा घनत्व। I अपॉन A को क्या बोला जाएगा, धारा घनत्व। और धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं हम J से, स्मॉल j से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला आता है I अपॉन A। ठीक है, और अब अगर आप धारा घनत्व की परिभाषा बनाना चाहते हैं
तो परिभाषा बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? माना A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ए हमने कितना मान लिया? 1 मीटर स्क्वायर मान लिया। 1 मीटर स्क्वायर मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तब J की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? I। क्यों? A का मान तो 1 हो गया ना, 1 का भाग देंगे I में तो I ही तो बचेगा। अब यहां से आप चाहें तो डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या परिभाषा बना सकते हैं? कि किसी भी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट से अनुप्रस्थ काट के लंबवत जितनी धारा गुजरती है या एकांक क्षेत्रफल से, सॉरी फिर से हम इसको बदलना चाहेंगे, किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा अभिलंबवत गुजरती है, अभिलंबवत, टेढ़ी मेढ़ी नहीं मैं बात कर रहा हूं, अभिलंबवत जितनी धारा गुजरती है उसे हम बोलते हैं धारा घनत्व। किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट से अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत जितनी वैद्युत धारा गुजरेगी, जितनी वैद्युत धारा गुजरती है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत धारा घनत्व। ठीक है, तो इसको हम शब्दों में नोट करेंगे, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला वगैरह नोट करिएगा। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन बना देता हूं। किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। इससे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत उसके एकांक क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन हमें उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लेना है? एकांक, मतलब 1 मीटर स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? J से प्रदर्शित करते हैं। और J का फॉर्मूला क्या बनेगा? J इज इक्वल टू I अपॉन A। ये J का फॉर्मूला होगा, लेकिन याद रहे ये फॉर्मूला केवल उस समय लगेगा जब करंट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसी होगी? लंबवत, अभिलंबवत होगी। अगर थोड़ा सा भी तिरछा हो गई तो फिर ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकेंगे। फिर क्या फॉर्मूला लगेगा तो उसको भी हम देखते हैं। अब एक चीज और इसमें देखिए, J इज इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है,
ये धारा घनत्व के बारे में आया। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, थोड़ा गौर से देखिए। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक सरफेस बनी हुई है, क्या आप बता सकते हैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? एरिया वेक्टर हमेशा ही सरफेस पर कैसा होता है? लंबवत। तो अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? ये एरिया वेक्टर होगा। देख रहे हैं आप? तो इस कंडीशन पे आप एक चीज और देख लीजिए, यहां जो एरिया वेक्टर है और करंट की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन पे है, या हम यूं बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों के बीच कितने का कोण है? 0 डिग्री का। दोनों एक ही दिशा में है ना, और अगर दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण कितना है? दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री का है। समझ रहे हैं? तो आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला कब लगेगा? 2 तरह से मैं आपको बता सकता हूं। पहली चीज, जब एरिया जो एरिया हो वो धारा पर कैसा हो, या धारा जो हो, करंट जो हो, वो एरिया के कैसी? अभिलंबवत। या तो दूसरे शब्दों में मैं आपको क्या बता सकता हूं, जो एरिया वेक्टर होना चाहिए और जो करंट होनी चाहिए दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। मतलब एरिया वेक्टर और करंट दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तो हम इसको 2-3 तरीके से आपको बता सकते हैं जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, J = I/A का। बताइए, अच्छा फिर से बताइए, मुझे नहीं लगता आप समझ पाए। J = I/A का फॉर्मूला यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? जब करंट, पहले सरफेस की बात करो, जब करंट सरफेस पर अभिलंबवत होगी। ठीक, एक चीज। दूसरा, एरिया वेक्टर करंट की दिशा में होगा, अनुदिश होगा, या हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर और करंट के बीच 0 डिग्री का कोण बने। उस समय धारा घनत्व की कैलकुलेशन के लिए आप कौन सा सूत्र लगाओगे? टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। समझ आ गई बात आपको? ये धारा घनत्व और ये उसकी परिभाषा। लेकिन उस समय प्रॉब्लम हो जाएगी जब, थोड़ा ध्यान से देखें, यही कंडक्टर हमने लिया, यही कंडक्टर हमने यहां पर ले लिया, देखिए, और अभी तक ये एरिया हमने कैसा बनाया था? ऐसा। अभी भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? अब हमने उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ना थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ऐसे। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना यहां था उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने यहां पर भी बनाया है, सेम। लेकिन एरिया को हमने कैसा बना दिया है? थोड़ा सा सरफेस को कैसा कर दिया? थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ऐसे के बजाय ऐसे कर दिया थोड़ा। हमने मान लिया कि शुरुआत में ये कैसा था? इस दिशा में था, और पहले से हमने अब उसको कितना झुका दिया है? थीटा कोण से हमने उसको झुका दिया। अभी भी इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। करंट कैसे फ्लो हो रही होगी? तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, इस तरह से, ऐसे करंट जाती होगी। अब आप इसको ध्यान से देखिए। पहले जब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ऐसे बनाया था तो चालक तार में टोटल जितनी करंट फ्लो होती थी वो पूरी की पूरी करंट इस एरिया में से गुजरती थी। पूरी की पूरी करंट एरिया में से पास होती थी। हर एक धारा जो थी, हर एक चार्ज एरिया में से पास होता था। लेकिन जब एरिया को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा थीटा कोण से एरिया को हमने झुका दिया, टिल्ट कर दिया उसको, अब आप देखें ये वाली करंट एरिया में से पास नहीं हो रही, ये वाली करंट पास नहीं हो रही, ये वाली पास नहीं हो रही। केवल इतनी सी जगह से जाने वाली करंट जो है, इतनी सी जगह से जाने वाली करंट, बस इतनी सी जगह से, केवल इतनी सी जगह से जो करंट जाएगी वही उस एरिया में से पास होगी, बाकी करंट उस एरिया से बाहर से निकल जाएगी। तो अब यहां पर एरिया कम हो गया कि नहीं हो गया?
देखो पहले पूरा इतना एरिया से करंट जाते थे, अब करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, केवल इतनी सी करंट इसमें से गुजर रही है। अगर करंट की वैल्यू कम हो गई तो धारा घनत्व का क्या होगा, धारा घनत्व भी कम हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात आपको, कि अगर करंट कम हो गई है एरिया से गुजरने वाली तो धारा घनत्व भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करंट अभिलंबवत है तो धारा घनत्व ज्यादा होता है। लेकिन अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा ऐसा झुका दिया तो कुछ करंट तो ऐसी होगी जो इसमें से पास होगी, लेकिन कुछ करंट ऐसी भी होगी जो इसमें से बिना पास हुए सीधे निकल जाएगी। और ऐसी सिचुएशन पर धारा घनत्व की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, तो हमने तो फॉर्मूला बना के रखा है कि हम J इज इक्वल टू I/A लगाएंगे, लेकिन कब, जब धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसी होगी, लंबवत होगी। तो धारा ले लीजिए और एरिया लीजिए, पर याद रहे धारा एरिया पर कैसी होनी चाहिए, सरफेस पर लंबवत। यहां तो आप ये सूत्र नहीं लगा सकते, तो फिर हम कैसा सूत्र लगाएंगे, हम यहां पर लिख देते हैं यदि क्षेत्रफल, ऐसे लिख देते हैं, यदि पृष्ठ कुछ और सही से इसकी लैंग्वेज बनाते हैं, यदि पृष्ठ पर खींचा गया क्षेत्रफल सदिश यदि पृष्ठ पर खींचा गया क्षेत्रफल सदिश वैद्युत धारा के साथ थीटा कोण बनाए तो धारा घनत्व के लिए क्या सूत्र बनेगा। देखिए क्या करना रहेगा आपको, पूरी करंट जो तो बहने वाली कितनी है इसमें, I, लेकिन पूरी करंट उसमें से तो नहीं पास हो रही है, तो हमने लिख दिया टोटल करंट I। अब केवल आप एरिया भी क्या किया था आपने, पूरे एरिया से करंट पास हो रही थी तो टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया आपने ले लिया था। अब क्योंकि पूरे एरिया से करंट पास नहीं हो रही है तो टोटल करंट तो लिया हमने, अपॉन एरिया कितना लेना है, एरिया बस केवल इतना लेना है आपको। लेकिन फॉर्मूला तभी लगेगा जब एरिया धारा पर कैसा होगा, लंबवत। तो अगर हम ये वाला देखेंगे तो ये वाला एरिया तो पूरा A है, तो ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया धारा पर लंबवत नहीं है। लेकिन हम चाहें तो अपनी साइंस से इस एरिया का एक घटक जरूर बना सकते हैं। इस एरिया का हमने एक घटक इस दिशा में बना दिया, ये घटक बनेगा एरिया का, और ये जो घटक बनेगा ये घटक धारा पर देखिए लंबवत है। तो अगर ये एरिया A है, थीटा बनाती हुई दिशा में इधर की तरफ घटक बनाएंगे तो कितना घटक बनेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी A cos थीटा। याद कीजिए थोड़ा सा, कोई भी वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर P, थीटा कोण बनाती हुई दिशा में अगर हम इसका घटक आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, P cos थीटा। और इस घटक के लंबवत अगर घटक हम पूछेंगे तो आप मुझे बताओगे P sin थीटा। ऐसे ये एरिया A है, थीटा कोण बनाती हुई दिशा में घटक कितना होगा, A cos थीटा। तो अब यहां पर अब आप मुझे बताएं, देखो इसका एरिया है A, ये एरिया है A cos थीटा, A का एक छोटा सा भाग है ये, ठीक है, पूरा तो नहीं है। तो अब मुझे बताएं J इज इक्वल टू I अपॉन, मुझे A लिखना चाहिए या मुझे A cos थीटा लिखना चाहिए, A cos थीटा लिखना चाहिए। क्यों,
क्योंकि अब ए कॉस थीटा जो है वो धारा पर लंबवत है, ए धारा के साथ लंबवत नहीं है, इसलिए मुझे यहां पर ए कॉस थीटा लिखना चाहिए। अब धारा घनत्व का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो पहले धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या था, I अपॉन ए, जब धारा और पृष्ठ दोनों एक दूसरे पर लंबवत थे। लेकिन अगर पृष्ठ थोड़ा सा तिरछा कर दिया हमने, धारा उस पर लंब नहीं है, तो उस समय क्या करना, उस समय यह करना कि क्षेत्रफल का एक घटक लंबवत बना लेना और I अपॉन वो वाला घटक यूज करना, ए कॉस थीटा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से धारा घनत्व के लिए ये सूत्र हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहां से चाहें तो I की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इससे, अगर चाहें तो देखें यहां I की वैल्यू कितनी आएगी, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यह आ जाएगा J इंटू ए इंटू कॉस थीटा। फिर से बताइए I क्या चीज है, I है टोटल करंट जो कि कंडक्टर में से बह रही है। J क्या चीज है, धारा घनत्व, एक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा। धारा घनत्व का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा, एक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली करंट। तो J भी करंट ही है। देखो फिर से, ये बहुत थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, और मैं चाहता हूं कि आप इसे इंटरनली समझ जाएं। I क्या चीज है, टोटल करंट जो कंडक्टर से पास हो रही है। J क्या चीज है, J भी बेसिकली करंट ही है। J भी मुख्य रूप से क्या है, करंट ही है। बस कौन सी करंट है, जो एक एरिया से बहती है वो करंट है। तो I चालक तार से बहने वाली कुल वैद्युत धारा और J चालक तार के एक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा है केवल। तो J भी क्या है, धारा, I भी क्या है, धारा। बड़ा कौन है बताइए, J बड़ा है कि I बड़ा, I बड़ा है, क्योंकि J पूरी करंट है, सॉरी I पूरी करंट है और J केवल एक एरिया से बहने वाली करंट है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये फॉर्मूला बनेगा जाकर के I बराबर J इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब एक छोटी सी चीज पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं यहीं पर कि J इज इक्वल टू I अपॉन ए। J किस प्रकार की राशि है, जो धारा घनत्व है वो किस प्रकार की राशि है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये याद रख लीजिए। करंट डेंसिटी, देखो करंट कैसी क्वांटिटी है, अदिश, लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, सदिश। याद रहेगा? अच्छा, एक चीज और बताइए, इसका यूनिट क्या होगा, प्लीज बताइए मुझे। मात्रक क्या होगा धारा घनत्व का? धारा घनत्व का मात्रक चाहिए तो I का मात्रक लिखिए, A का मात्रक लिखिए, जो मिलेगा वो J का मात्रक बन जाएगा। I का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, ठीक है, अपॉन एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे पावर -2 हो जाएगी, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो राशि हो गई, मात्रक हो गया। विमीय सूत्र क्या होगा, अगर विमीय सूत्र निकालेंगे तो विमीय सूत्र और एम्पियर, सबसे पहले धारा का विमीय सूत्र क्या होगा, A, और मीटर का विमीय सूत्र बताइए, L, तो A L -2, ये विमीय सूत्र आ जाएगा, AL -2, ठीक है। ये डायमेंशंस आ गई इसकी। अब यहां पर मैंने इसे पहले इसलिए बताया क्योंकि मैं यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। आप ध्यान से देखें बेटा, बताइए J कैसी क्वांटिटी है, सदिश, वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी है, सदिश या अदिश। क्षेत्रफल कैसी राशि है,
सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पहले भी बताया जा चुका है, गॉस थ्योरम में आया था एरिया वेक्टर, बार बार हम बोल रहे थे। ये क्या है? करंट। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान से देखिए, जे भी सदिश है, ए भी सदिश है, आई अदिश है। दो सदिश राशियों का गुणा हो रहा है और अदिश राशि मिल रही है। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने पढ़ा है दो सदिश राशियों का? दो सदिश राशियों का गुणा किया जाए और गुणा करने से हमें अदिश राशि मिल जाए। दो सदिशों का ऐसा कौन सा गुणा होता है? दो सदिशों का गुणन पढ़ा है आपने क्लास 11th में। दो प्रकार का गुणा होता था, एक होता था अदिश गुणन और एक होता था सदिश गुणन। ये कौन सा गुणन है? ये अदिश गुणन है कि सदिश गुणन है? बताइए। भूल गए? अच्छा, एक साल हो गया इसलिए भूल गए आप। दो सदिश राशियों का गुणा करने से जब कोई अदिश राशि मिलती है तो ऐसा गुणन क्या कहलाता है? अदिश गुणन। और दो सदिश राशियों का गुणा करने से जब कोई सदिश राशि मिले तो उसे बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये अदिश गुणन है, स्केलर प्रोडक्ट है। इसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता था, अदिश गुणन हिंदी में। हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। आप देखिए, क्या आपको याद है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर जे इंटू वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या होगा? जे ए कॉस थीटा। वही तो आ जाएगा पूरा। नहीं समझ में आई बात आपको? तो फिर से बताइए मुझे एक चीज, अगर वैद्युत धारा पृष्ठ पर लंबवत है तो धारा घनत्व के लिए क्या सूत्र लगेगा? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अगर वैद्युत धारा, अगर पृष्ठ वैद्युत धारा से लंबवत नहीं है, ऐसे थोड़ा तिरछा रखा है थीटा कोण से, तो धारा घनत्व के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। एक चीज इसमें, एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका? ये सरफेस है, एरिया वेक्टर सरफेस पर हमेशा कैसा होता है? लंबवत। तो इस पर लंबवत ऐसे आएगा, ये एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर भी आप देखें धारा के साथ थीटा कोण बनाएगा। तो आप यहां जो थीटा है ना, उसके बारे में आप ये बता सकते हैं। एक चीज तो मैंने ये बताई कि यदि पृष्ठ पर खींचा गया क्षेत्रफल, पृष्ठ पर खींचा गया क्षेत्रफल सदिश, हाँ ठीक है, पृष्ठ पर खींचा गया क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया वेक्टर, वैद्युत धारा के साथ, वैद्युत धारा ये है, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन पे है, और वैद्युत धारा के साथ कितना कोण बनाए? थीटा कोण बनाए, तो धारा घनत्व का ये सूत्र होगा। तो यहां पर आप याद रख लीजिए थीटा क्या चीज है। वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है लेकिन मैं फिर से लिख दूंगा, वैद्युत धारा तथा वैद्युत धारा तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें एक चीज और आप सोच सकते हैं कि अगर ये ऐसा तिरछा है, थीटा कोण बनाता है करंट से, तो हम ये सूत्र लगा रहे हैं J बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। अगर हम इसको ऐसा फिर से वापस कर दें, इस समय थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी? 90 डिग्री। थीटा क्या है? और हमने ऐसा कर दिया, तो वैद्युत धारा इस दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है? अब बताइए दोनों के बीच का कोण कितना है? आप तो 90 बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। क्षेत्रफल अगर मैं केवल बोलूंगा तो अलग चीज है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? क्षेत्रफल सदिश। आप देखो ना, थोड़ा सा शब्दों को पहचानने की कोशिश करिए। क्षेत्रफल सदिश मैं लिख रहा हूं बार बार। देखो, ये अगर करंट है और ये क्षेत्रफल है, तो
करंट क्षेत्रफल पर कैसी है, लंबवत। लेकिन करंट क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण बनाती है, 0 डिग्री। ये चीज आपको समझना है ना, नहीं समझ आया? आप बताइए, तिरछा था तो धारा घनत्व के लिए सूत्र समझ में आया, I/a cos थीटा। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल को ऐसा कर दें तो क्षेत्रफल धारा पर कैसा है, धारा के साथ कैसा है, लंबवत। उस समय थीटा का मान क्या होगा? थीटा क्या है? वैद्युत धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। क्षेत्रफल सदिश ये है, तो आप इसको देखकर 90 नहीं बताएंगे, क्योंकि थीटा वैद्युत धारा और क्षेत्रफल के बीच का कोण नहीं है। थीटा है वैद्युत धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो पहले आप इसमें क्षेत्रफल सदिश बनाइए, उसके बाद वैद्युत धारा के साथ इसका कोण देखिए। आप गलती क्या करते हैं, जब हम ऐसा आपको बना के दिखाते हैं तो आप तुरंत धारा और क्षेत्रफल के ही बीच का कोण ले लेते हो, पृष्ठ के बीच का कोण 90 डिग्री आप ले लेते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। थीटा क्या है वो सोचिए जरा आप पहले। वैद्युत धारा तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, एंगल बिटवीन I एंड A। वैद्युत धारा की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है थीटा। नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज फिर से बताएं मुझे। ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये है एरिया, सरफेस है। ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये सरफेस है। थीटा का मान बताइए, थीटा की वैल्यू। थीटा क्या है? आई और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ऐसा होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। करंट ऐसे है तो कोण कितना है? 0 डिग्री। तो आप तो 90 बता देते हो बार बार मुझे, कहां दिमाग है आपका? थीटा याद रखिए, थीटा क्या चीज है? करंट की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का कोण। अभी नहीं समझ आया? फिर से बताइए मुझे। ये करंट है और ये सरफेस है, ऐसा मैंने बना दिया। थीटा का मान बताइए, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि पहले आप इस पर एरिया वेक्टर बनाइए, फिर उसका करंट के साथ डायरेक्शन आप देखिए। नहीं समझ में आया? तो भले ही सरफेस यानी कि पृष्ठ वैद्युत धारा पर लंबवत है, लेकिन थीटा का मान 90 नहीं है, थीटा का मान 0 डिग्री है। क्योंकि थीटा धारा और पृष्ठ के बीच का कोण थोड़ी है, थीटा तो धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, और इसका क्षेत्रफल सदिश ये है और ये धारा है, तो ये कोण 0 डिग्री कहा जाता है। अब अगर मैं ऐसा कर दूंगा, एरिया मैंने ऐसे बना दिया, सरफेस मैंने ऐसे बना दी, करंट अभी भी ऐसे आ रही है। अब बताइए थीटा कितना होगा? सबसे पहले आप एरिया वेक्टर बनाओगे, ये एरिया वेक्टर आ गया और करंट ऐसे आ रही है, दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो भले ही करंट के साथ पृष्ठ का जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, लेकिन यहां वो एंगल नहीं लेना हमको। यहां कौन सा एंगल लेना है? यहां एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल लेना है हमको। तो आप ये हमेशा याद रखें, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब तो गलती नहीं होगी, हो तो जाती है बार बार। फिर से बताइए, सरफेस और करंट के बीच एंगल 90 डिग्री। हमने सरफेस और करंट के बीच पूछा, 90 डिग्री। अब बताइए थीटा का मान 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा सरफेस और करंट के बीच का एंगल है ही नहीं, थीटा तो एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल। फिर से बताइए, ये सरफेस है, सरफेस और करंट के बीच का एंगल, सरफेस और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। सरफेस ऐसे, करंट भी ऐसे, 0 डिग्री एंगल है। थीटा का मान बताइए, क्या थीटा 0 है? आंसर इज नो, क्योंकि थीटा ये एंगल है नहीं, थीटा एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल है और वो 90 डिग्री का है। तो दोनों बातें आपको अलग से साफ साफ समझ में आनी चाहिए। तो ये धारा घनत्व, फिर से एक बार, धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत
उसके एकांक क्षेत्रफल से जो करंट गुजरेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। करंट है पूरे कंडक्टर से गुजरने वाली करंट I, और J है उसके एक एरिया से गुजरने वाली करंट। अगर मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर धारा घनत्व है 2, मैंने आपको बोला कि यहां पर धारा घनत्व कितना है, आप क्या समझे बताइए। एक एरिया से गुजरने वाली करंट 2 है, और मैंने बोल दिया पूरा एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व है 2, पूरा एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, तो कितनी करंट पास होगी यहां से। धारा घनत्व 2 होने का क्या मतलब है, एक एरिया से पास होने वाली करंट 2 है, और टोटल एरिया कितना है 5, तो पूरे एरिया से पास होने वाली करंट कितनी होगी 10 एम्पियर। और आप यहां से भी देख सकते हैं I = J × A ही सूत्र आएगा। तो जो कुछ आप पढ़ते हो ना वो आपके माइंड में आना चाहिए, समझ में आपको, और इमेजिनेशन में आपकी रहना चाहिए। अगर मैंने बोला धारा घनत्व है 2, तो आपको समझ जाना चाहिए कि धारा घनत्व है 2, इसका क्या मतलब है। कोई बता सकता है बच्चा मुझे कि धारा घनत्व का मान 2 है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब है उस चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से 2 एम्पियर धारा गुजरती है। अगर मैंने बोल दिया कंडक्टर के भीतर धारा घनत्व है 5, इसका क्या मतलब है, एक क्षेत्रफल से 5 एम्पियर करंट गुजर रही है। समझ आया? ठीक। अब मैंने बता दिया कि ये जो कंडक्टर है ना, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर धारा घनत्व है 3, और इसका पूरा एरिया है 4। टोटल करंट कितनी पास होगी यहां से, धारा घनत्व कितना है 3, इसका मतलब एक एरिया से गुजरने वाली करंट कितनी है 3। पूरा एरिया हमने कितना बता दिया 4, एक एरिया से गुजरने वाली करंट है 3 और पूरा एरिया है 4, तो कितनी करंट गुजरेगी टोटल 12 एम्पियर। ठीक तो है, गुणा करा देंगे हम इस पे, चाहे हम सूत्र में रख के निकाल लें, चाहे हम ऐसे ही सोच लें। पर आपको याद रखना है J एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली करंट है, तो J भी बेसिकली करंट ही है। करंट डेंसिटी भी मुख्य रूप से वैद्युत धारा ही होती है, और कुछ नई चीज नहीं है। बस फर्क इतना है, जब हम I सिंबल लेते हैं तो पूरे कंडक्टर से गुजरने वाली करंट को बोल रहे होते हैं, और जब हम J कहते हैं तो एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली करंट होती है। J और I में बड़ा कौन छोटा कौन, I छोटा और J बड़ा, I बड़ा और J छोटा। I टोटल करंट को रिप्रेजेंट करता है, J एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली करंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई होप कि अब आप करंट डेंसिटी को समझ चुके हैं अच्छे से। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एक सदिश राशि है, उसका मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिमाग में रखना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे करंट डेंसिटी तक। इसके आगे की चीजें हम और पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।